तो आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब गोड्डा में। तो जैसा कि आपको मैंने कल बोला था कि कल मैं NCERT पूरा देखूंगा और क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ बता दूंगा। क्लियर है? तो हम लोग यूनिट 1 देखते हैं, जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 1 में 4 चैप्टर्स हैं। पहला है जीव जगत, दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, तीसरा है वनस्पति जगत, चौथा है प्राणी जगत। आपको जो है सिलेबस मुँह ज़बानी याद होना चाहिए या फिर दिमाग में फिट होना चाहिए कि मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। तो इसमें एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग। फास्ट थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीव रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। मीन्स क्या है, जो बायोलॉजी है वो किसका स्टडी करता है? सभी जीवों का आकारिकी और शारीरिकी के बारे में अध्ययन करता है तथा उनमें चलने वाले जैविक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन होता है बायोलॉजी में। क्लियर है? जीव जगत कौतूहल जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। जैव विविधता का मतलब क्या होगा कि एक से अधिक प्रकार के जीव यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमारे आश्चर्य का विषय वो बन जाते हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ पानी वाले, कुछ हवा में उड़ने वाले हैं। ऐसे करके मतलब कुछ न कुछ इमेजिन चलता रहता है। छोटा से सोचते थे हम लोग, काश हमारे भी पंख होते। आदि मानव आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ एवं सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। जो पुराने जमाने में आदि मानव जो थे वो निर्जीव और सजीव में अंतर कर सकता था। आदि मानव ने कुछ एक निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि तथा कुछ सजीव प्राणियों एवं पौधों में भेद किया था। कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे आग, पानी और हवा में उसने उसको क्या बोला था? निर्जीव बोला था। तथा सजीव प्राणी और पौधों में भी अंतर किया था। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन रूप में उन्होंने जो सर्व सामान्य विशिष्टताएं पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित थी। मीन्स उस सजीव या निर्जीव देने के लिए कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं था। उनका डर या उसका भागने का जो टेंडेंसी था उस आधार पे उसने दिया था। क्लियर है? सजीवों का वर्णन जिसमें मानव भी शामिल था मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ। जो समाज मानवोद्भव विज्ञान में संलग्न थे वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग पुराना ज़माना में क्या था, आदि मानव से पर्सनल दिमाग तो था नहीं, मतलब शुरुआती फेज था। तो जैसे जैसे इसका वर्णन होना, मतलब लिखना शुरू हुआ, लिखाई में आना शुरू हुआ, अध्ययन होना शुरू हुआ, तो उसमें मानव भी शामिल था। मानव इतिहास में काफ़ी बाद में प्रारंभ हुआ, मतलब इसका जो इतिहास लिखा है काफ़ी बाद में शुरू हुआ। मतलब वैसे लोग जो मानव के इतिहास को जानने के लिए लगे थे वो क्या किए? सीमित, मतलब एक लिमिट डेवलप ही कर पाए, मतलब डेवलपमेंट उनका प्रॉपर नहीं हो पाया क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ मानव के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जबकि हमको पता है कि हमारी धरती में एक से अधिक जैव विविधताएं हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। जीव स्वरूप के वर्गीकी विज्ञान एवं स्मारक के विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। मतलब से कहने क्या मतलब कि बायोलॉजी में जो है टैक्सोनॉमिक साइंस जो है, जो हम लोग का कैटेगरी है एक के ऊपर एक, उसी को स्मारकीय विवरण बोला है। उसको क्यों जरूर बोला है? क्योंकि उससे क्या मतलब किसका आवश्यकता प्रदान किया है? नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति का। मीन्स कोई जीव का नाम होगा तो कैसे उसका नाम रखा जाएगा और उसको कैसे वर्गीकृत किया जाएगा। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देना था। इसका क्या मतलब? ऊर्ध्वाधर मतलब उच्च समूह, निम्न समूह, जो ऊपर से नीचे था या नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? 90 डिग्री में ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज जो जिसमें एक ही समूह में बात हो, यानी एक ही कैटेगरी में बात हो। तो दोनों में क्या हो? दोनों में ही समांतरी, मतलब समानता के भागीदारी को मान्यता देना था। मतलब समानता जैसा रहेगा वैसा उनका स्थान रहेगा।
वर्तमान के सभी जीवों के परस्पर संबद्ध और साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीव के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार और जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। क्या बोलता है, अभी का जो समय उसमें जीवों के बीच परस्पर संबंध और पुराने जमाने वाले जीव के साथ उनका जो संबंध था, कैसे मानवीय अहंकार में मानव अपने स्वार्थ के लिए उसका यूज किया और जैव विविधता के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाने पड़े। मतलब जैव विविधता में खतरा मंडराने लगा। अभी कैसे, मतलब आबादी बढ़ रही तो लोगों को घर चाहिए, घर कहाँ से मिलेगा, जंगल काटो शहर बसाओ, लेकिन जंगल और मत लगाओ, यही बात है। क्लियर है। इस इकाई के मतलब यहाँ बोल रहा है इस इकाई मतलब इस यूनिट में आगे हम लोग वर्गीकरण मतलब वर्गीकरण प्रणाली पढ़ेंगे और पादप का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि हर यूनिट में एक वैज्ञानिक का जिक्र जरूर होगा। तो यहाँ देखते हैं अर्नस्ट मेयर है जो 1904 से 2004 तक जीवित थे। अर्नस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैंपटन जर्मनी में हुआ था। यह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कला एवं संकाय में जॉब करते थे 1953 में, और इन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहा जाता है। 1975 में ये जब रिटायर हुए तो इनको एक टाइटल मिली जो थी अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिट्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कौन सा, मतलब ये किस में स्टडी किए। तो बोलता है इन्होंने अपने 80 सालों के कार्य जीवन में अपना पक्षी विज्ञान और मिथोलॉजी, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। मिस ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जूलॉजी और इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स और हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी पे ये फोकस थे। इन्होंने जो है पहला क्या जो जाति विविधता का उत्पत्ति था उसको मतलब उठाया कि ये जो है जैव विविधता, इसका मतलब हम लोग किसी तरह इसको सिस्टमेटिक्स में लाना है। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, इसलिए उनको 3 ताजों की संज्ञा या ट्रिपल क्राउन भी कहा जाता है। जैसे 1983 में बालोजन प्राइज, 1998 में बायोलॉजी के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज, और मेयर अंततः लास्ट 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हो गए। राम नाम सत्य। अब आते हैं हम लोग अध्याय 1 जीव जगत की और अब अध्याय शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग को सीखने को मिलेगा जीव क्या है, जीव जगत में विविधता, वर्ग की संवर्ग, वर्ग की सहायता साधन। हम लोग को पता है कि जीव क्या है, जिसमें जीवन है वही जीव है। क्लियर है। अब जीवन क्या बोले थे, जीवन एक विशिष्ट गुण है जिसमें कि कोई भी क्या जन्म लेता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, जनन करता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं जिसमें मिलेगी वो जीव कहलाएगी। जीव को 2 भाग में बांटेंगे, सजीव या निर्जीव। सजीव वैसे जीव जो सजीव वाले अभिलक्षण जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन, उपापचय, गमन एवं चलन, वृद्धि, विकास, जनन आदि प्रदर्शित करे, वैसे को सजीव बोलेंगे। जबकि निर्जीव ठीक इसके विपरीत, इनमें न शोषण होगा, न पाचन होगा, न ही उपापचय चलेगा, न ही कोशिकीय संरचना पाई जाएगी। क्लियर है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, जीव जगत कैसा निराला है, मतलब आश्चर्य कर रहा है कि कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। मीन्स यहाँ जो तरह तरह के जीव के प्रकार हैं वो कैसे हैं, एक से एक आश्चर्यजनक है। जैसे हाथी को देख लो कितना विशाल होता है, उसमें सूंड होता है, और मोर उसे पंख होता है, रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो वह मतलब हमें आश्चर्यचकित करते हैं कि कोई ठंडे प्रदेशों में कैसे रह ले रहा है, कोई उड़ कैसे ले रहा है, कोई पानी में कैसे अंदर रह ले रहा है। असाधारण वास, जहाँ रहने लायक जगह भी नहीं हो, जैसे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय या मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों
उनमें भी जीव पाए जाते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। मीन्स ये जो घोड़ा है, पक्षी है, घाटी में फूल है, वो शार्क देखने में कैसा लगता है? देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे मुंह खोलेगा फिर आप दिखने लायक बचेंगे ही नहीं। क्लियर है? पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। मीन्स जीवन, यदि कोई भी जीव चुपचाप रहेगा तो पता चलेगा क्या? तो क्या करता है? ऐसी समष्टि या समुदाय, समष्टि मतलब कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक स्पीसीज का, समुदाय मतलब उसका ग्रुप, जब तक एक दूसरे अन्य सदस्यों या फिर समष्टि सदस्यों के साथ इंटरेक्ट मतलब प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो क्या लगेगा वहाँ पे जीव है या नहीं? कहीं आपको हलचल दिखाई देगा तभी लगेगा कि हाँ यहाँ पे जीवन है। क्लियर है? और बोलते हैं यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है। हम लोग के कोशिका में क्या होता है? तरह तरह के काम होते हैं, तो उसमें भी मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्टिविटी चलता है। बोलता है इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, मतलब पहला साइंटिफिक है कि जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मतलब जब हम लोग देखेंगे कि बोलेंगे जीवन क्या है, तो आप क्या होगा, एक तो सोचिएगा कि साइंटिफिक दृष्टि से कि ये जीव जो है निर्जीव या सजीव बात होगा तो दो ही का होगा। लेकिन वही यदि बाबा वाला ख्याल आ जाए कि ये जीवन क्या है, ये जीवन है ही क्या, ये क्यों है, तो क्या होगा? आप गहन चिंतन में खो जाइएगा, तपस्या करने लग जाइएगा, तो क्या होगा? आपका इंटर ऐसे पार हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए उसको जानने की कोशिश करने से अच्छा है कि हम यह जानेंगे कि जीव जो है उसमें सजीव और निर्जीव क्या है, सजीवों के अभिलक्षण क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग का काम आएगा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट है यहाँ पे जीव क्या है। तो जीव क्या है? जो सुस्पष्ट अभिलक्षणों को दिखाते हैं, जैसे कि वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना और उसके अनुकूल क्रिया करना। क्लियर? हम लोग जैसे बोलेंगे जीव क्या है तो उसमें जीवन होगा। जीवन होगा क्या करेगा? वो जन्म लेगा, वृद्धि होगा, जनन करेगा और मृत्यु प्राप्त होगा और पर्यावरण के प्रति संवेदना दिखाएगा, अनुकूल क्रिया करेगा, यानी कि उद्दीपन प्रदर्शित करेगा। और इसमें उपापचय भी होगा और स्वयं की प्रतिलिपि बनाएगा। क्लियर है? स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। मीन्स जीव क्या है? जीव जो वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना और अनुकूल क्रिया करे तथा उपापचय व स्वयं की प्रतिलिपि बनाकर जनन मतलब प्रजनन में भाग ले, ऐसे प्राणियों को जीव कहते हैं। अगला टॉपिक है जीव जगत में विविधता। इसमें हम लोग क्या देखे थे? टोटल 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक पौधों और जानवरों की मतलब जीवों की विभिन्न प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं, जिसमें से 1.2 मिलियन क्या था? 1.2 मिलियन जानवरों की प्रजाति थी और लगभग 0.5 मिलियन पौधों की प्रजाति थी। ऐसा क्या माना जाता है? माना जाता है कि वैज्ञानिकों द्वारा 5 से 30 मिलियन जंतु इस धरती पे उपस्थित हो सकते हैं और हर वर्ष 15,000 नए जीवों की खोज होती है। ये सब याद है? अब इसी में आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर में एक आता है सामान्य नाम या स्थानीय नाम, कॉमन नेम और वर्नाक्यूलर नेम, और दूसरा आता है वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम। तो स्थानीय नाम में क्या देखे थे हम लोग कि जो स्थानीय लोगों द्वारा नाम दिया गया वो स्थानीय नाम यह जगह और भाषा के अनुसार बदलते थे। और वैज्ञानिक नाम में एक स्पीसीज नेम था और एक जीनस नेम था। क्लियर है? तो हम लोग उसके बाद क्या पढ़े थे कि कौन वैज्ञानिक नाम दे सकता है। वह
मतलब दुनिया का हर व्यक्ति जो वर्गीकरण पद्धति के नियमों का पालन करते हुए उसको नामकरण के शर्तों को पूरा करते हुए नाम लिखे तो उसे नाम वो दे सकता है। अब देखते हैं कि नाम को मान्यता कौन देता है। पौधों के नाम को ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर से मान्यता मिलती है, जबकि प्राणियों के नाम को ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर मान्यता देती है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी रहती है कि प्रत्येक जीव का नाम एक ही रहे और किसी भी जीव का नाम रिपीट ना हो तथा विश्व के सभी भागों में से एक ही नाम से जाना जा सके। क्लियर है। किसी वैज्ञानिक नाम में दो घटक होते हैं। पहला है वंश नाम यानी कि जीनस, दूसरा है जाति नाम यानी कि स्पीसीज। इसे ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसको कैरोलस लिनियस ने बताया था। सारा चीज़ एक पढ़ा चुका हूँ, बस एक बार दिखा दे रहा हूँ। आम का यहाँ पे नाम लिखा है मेंजिफेरा इंडिका, जिसमें मेंजिफेरा वंश नाम है और इंडिका स्पीसीज नाम है। मेंजिफेरा में M क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि इंडिका में I छोटा होगा। और यदि हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों के दोनों अंडरलाइन होंगे, यदि छपाई में लिख रहे हैं तो वे तिरछे लिखे जाएंगे। क्लियर है। इसमें सार्वजनिक नियम देख लेते हैं। जैविक नाम या साइंटिफिक नेम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, चाहे इनका उद्भव कहीं से हुआ, मतलब ये कहीं से भी आए हों, इनको लैटिन में लिख के उनको तिरछा लिखा जाता है। उनमें कुछ प्रत्यय लगाकर उसको लैटिन बना दिया जाता है, यदि वो सब लैटिन नहीं होता है तो। याद है। बायोलॉजिकल नेम में पहला जीनस नेम होता है, दूसरा स्पीसीज नेम होता है। जब हाथ से लिखते हैं तो अलग अलग रेखांकित तथा छपाई में तिरछा लिखा जाना चाहिए। नंबर पॉइंट 4, पहला अक्षर वंश नाम को बताता है, वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, सेम चीज़ बोल रहा है। जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। क्लियर है। कहीं कहीं पे साइंटिफिक नेम में वैज्ञानिक का नाम भी स्पीसीज नेम के बाद शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। क्लियर है। यदि मतलब क्या बोला, सभी जीवों का अलग अलग क्या स्टडी कर पाना मुश्किल है, इसलिए उसको क्या करते हैं, उसको हम कुछ दृश्य गुणों के आधार पर या कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर हम उसको विभिन्न समूहों में बांट के उसका अध्ययन करते हैं। क्लियर है। इसमें क्या होता है, हर समूह में कोई ना कोई जीव होगा, तो क्या होगा, उस समूह का वो क्या होगा, टैक्सोन कहलाएगा, जबकि बाकी के अन्य कैटेगरी उसके क्या कहलाएंगे, टैक्सा कहलाएंगे। क्लियर है। टैक्सोन मतलब क्या होगा, एक वास्तविक जीवों का समूह है जो किसी एक कैटेगरी में के संकेत के रूप में कार्य करता है, जबकि टैक्सा क्या है, उस जीव के अन्य कैटेगरियों को सामूहिक रूप से टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा मतलब एक से अधिक टैक्सोन हो सकते हैं। क्लियर है। हम लोग सिस्टेमेटिक्स भी देख लिए थे, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर सब देख लिए थे हम लोग। उसके बाद टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी 7 तरह के थे, हम लोग देखे थे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम, उसके बाद किंगडम। यहाँ हिंदी में है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, भाग, संघ और जगत। क्लियर है। स्पीसीज हमने देख लिया था, यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू, पैंथेरा लियो सेर। ये सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा से यहाँ टाइम खराब करना फालतू ही रहेगा, वेस्ट ही रहेगा। दूसरा है जीनस, ये भी बता चुका हूँ, सारा एग्जाम्पल ले चुका हूँ मैं। चीता का पैंथर पार्डस होता है। कुल यानी कि फैमिली, ये भी पढ़ा चुका हूँ कि फेलिडी में बिल्ली रहता है, कैनेडा में कुत्ता रहता है। गन, ऑर्डर, ऑर्डर भी पढ़ा चुका हूँ। क्लास भी पढ़ा चुका हूँ, फाइलम भी पढ़ा चुका हूँ, किंगडम भी पढ़ा चुका हूँ। एक बार यहाँ पे इस हायरार्की को देख लीजिए। हायरार्की किसको बोल रहे थे, वर्ग की संवर्ग के निम्न से उच्च की ओर या उच्च से निम्न की ओर जाने पे जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, उसका हायरार्की होगा।
इसमें हमेशा कैसे आते हैं हम लोग, जब किसी को बांटेंगे तो कैसे जाएंगे, उच्च से निम्न की ओर जाएंगे। तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। क्लियर है। फाइलम कब बोलते थे, जब एनिमल का बात हो, डिवीजन जब प्लांट का बात हो। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। यह आपको टेबल याद कर लेना है। जैसे मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस, उसमें जीनस होमो है, कुल यानी कि क्लास है होमोनिडी, मतलब फैमिली है होमोनिडी, गण ऑर्डर प्राइमेट है, वर्ग क्लास ममेलिया है, और किंगडम क्या है, कॉर्डेटा। और यदि बोला जाए जगत, जगत तो देख के लग रहा है कि ये प्राणी है, तो प्राणी जगत का होगा मतलब एनिमेलिया होगा। अब देखते हैं वर्ग की सहायता साधन, टैक्सोनॉमिक एड्स। इसमें क्या क्या हम लोग देखे थे, मतलब कि जो वर्गीकी में सहायता करे वैसे वस्तु को क्या कर बोलेंगे, वर्गीकी सहायता साधन, मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स। उसमें क्या देखे थे, हर्बेरियम देखे थे। इसका मानक इकाई कितना था, 29 गुना 41 सेंटीमीटर था, मतलब 29 लंबाई में 41 चौड़ाई में सेंटीमीटर में होगा। यह इसका स्टैंडर्ड डायमेंशन है, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और हर्बेरियम सीट में लेबलिंग किधर किया जाता है, दाईं और नीचे की तरफ। हर्बेरियम के लिए कितना 5 प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कलेक्टिंग ऑफ स्पेसिमेन, फिर ड्राइंग एंड प्रेसिंग, जब सुखा ले उसको क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं उसको, फिर लेबलिंग करते हैं, फिर उसके बाद स्टोरेज करते हैं, याद है। और हर्बेरियम सीट में जो दाईं और नीचे की तरफ लेबलिंग करते थे, उसमें कौन सा इन्फॉर्मेशन रहता था कि पौधे को कब कलेक्ट किया गया, कौन से जगह से किया गया, पौधे का इंग्लिश नाम क्या है, स्थानीय नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका फैमिली क्या है, किसने कलेक्ट किया, ये सब सारी जानकारियाँ उसमें स्थित होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ये देखिए रहा आपका हर्बेरियम, इसमें एक से अधिक हर्बेरियम सीट्स उपस्थित होते हैं, जो कि कप बोर्ड्स में रखे गए हैं, देख सकते हैं आप। और इन हर्बेरियम को डिसइंफेक्टेड करके रखा जाता है ताकि वहाँ पे नमी उत्पन्न ना हो और कवक के कारण हर्बेरियम सीड्स खराब ना हो जाए। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हर्बेरियम हो गया। अब वनस्पति उद्यान यानी कि बोटेनिकल गार्डन हम लोग पढ़े थे, जहाँ पे पौधों के विभिन्न प्रकार के प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड, ये कैसा, ये सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है किसके दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से। और कोलकाता में आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, जो कि भारत मतलब कोलकाता में है, हमारे भारत में। और एक है एनसीईआरटी के अनुसार नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। क्लियर है। एनसीईआरटी में जो भी लिखा रहेगा वो तो आपको याद रहना ही रहना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अब संग्रहालय या म्यूजियम, म्यूजियम में वैसे जीवों के नमूने को रखा जाता है जो कि उनका हर्बेरियम बनाना संभव नहीं, या फिर उन्हें हर्बेरियम में नहीं रखा जा सकता। जैसे कि मांसल पादप या कोई जानवर या प्राणियों के नमूने हैं, तो उनको क्या किया जाता है, परिरक्षण द्रव में डुबाकर रखा जाता है। यहाँ पे प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है ताकि यहाँ पे हानिकारक कीड़े जो कि नष्ट ना कर दे नमूने को, वो यहाँ पे वृद्धि ना कर सके। अब नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क हमने देखा था, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक सिंगी गेंडा, हाथी है, बाघ है, ये हंस के प्रजाति है। उसके बाद हम लोग वर्ग के साथ में लास्ट देखे थे कुंजी अथवा चाबी, मतलब कीज। कीज में क्या था, हमेशा दो विपरीत विषम लक्षणों के बीच विकल्प, मतलब दो विकल्प रहते थे जिसमें दो विपरीत लक्षण रहते थे, उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता था। क्लियर है। उसमें दो प्रकार के थे, इंडेंटेड और ब्रैकेटेड। इंडेंटेड में क्या था, उसमें विकल्प मतलब जो भी लक्षण था उसका दोनों प्रकार लिया जाता था, मतलब कोई संयुक्त है कोई स्वतंत्र है, मतलब जोड़ा में कोई अच्छा है कोई बुरा है, इस तरह से
जोड़ा में ले आता था और उनको अलग अलग उपविभाजित कर लिखा जाता था। जबकि ब्रैकेटेड में, जैसे यदि बात करें कार्पेल का ब्रैकेटेड के अनुसार, तो यदि हम कार्पेल लिए हैं तो कार्पेल क्या है, मेरे लिए एक लक्षण है, तो उसके लिए हम जितना भी बात लिखेंगे उसमें सीरियल नंबर एक ही लिखाएगा। जैसे कार्पेल एट बेस 1 नंबर देके फिर दूसरा बार फिर कुछ लिखना है, जैसे कार्पेल फ्री फ्रॉम बेस है, मतलब आधार से मुक्त है, तो उसके लिए भी एक ही लिखाएगा। क्लियर है? अब सारांश देख लेते हैं। सारांश में वही लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही जैव विविधता के बारे में दिया हुआ है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सा, टैक्सॉन, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम, मैनुअल, मोनोग्राफ। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पे। मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्लियर है? हम लोग अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे धरती पे क्या है, जीवों की विशाल संख्या और उनकी विशाल जैव विविधता पाई जाती है, तो उनका बिना वर्गीकरण किए उनका अध्ययन कर पाना असंभव है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? क्यों बदलते हैं? क्योंकि अभी तक कितना हम लोग को पता है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जीवों का स्पीसीज के बारे में पता है हमको। लेकिन क्या होता है कि रोज दिन खोज होते रहता है, तो लगातार खोज चल ही रहा है, कुछ नया नया खोज होता जाता है, तो उसमें जुड़ते जाता है। इसलिए वर्गीकरण सिस्टम को जो है उसके अनुसार कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है। क्लियर है? अब तीसरा क्वेश्चन, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते हैं आप उनको किस आधार पर नंबर 3 देख रहे थे। जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे? सिंबल दिया है कि आप उसको ड्रेस के भाषा में, तो हिंट दिया है कि आप उसको ड्रेस के आधार पर, मातृभाषा मतलब किसका, मतलब क्या कौन सी भाषा है उसकी, और जिस प्रदेश में वह रहते हैं उस आधार पर, या फिर उसको आर्थिक स्तर यानी अमीर है, गरीब है, मध्यम वर्ग का है, उसके आधार पर हम लोग वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो हम लोग प्राय क्या कर सकते हैं, या उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी आकार की लक्षण भी देख सकते हैं, और उनके नाम के आधार पर भी उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट कर दें। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? व्यष्टि के पहचान या समष्टि के पहचान से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उनका जो नाम क्या है वो सही होना चाहिए और उसका वर्णन सही होना चाहिए, ताकि वर्गीकरण सिस्टम यानी वर्गीकरण पद्धति में उनका सही स्थान और नाम निर्धारित हो सके। मतलब पहचान का मतलब ही वही हुआ कि व्यष्टि या समष्टि के पहचान का मतलब ही वही हुआ कि वर्गीकरण पद्धति में उसको सही नाम और सही स्थान प्रदान किया जा सके। क्लियर है? नंबर 5, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा सही है? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, हिंदी में पता नहीं चलेगा। क्लियर है? अच्छा, हिंदी में देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहला को सीधा सीधा लिखा है और दूसरा को हल्का सा तिरछा लिखा है, तो कौन सा सही होगा? निचला वाला, दूसरा जो हल्का तिरछा दिख रहा है। और इंग्लिश में जब देखेंगे तो जिसमें जीनस में क्या होगा, कैपिटल M होगा, और स्पीसीज इंडिका में I छोटे अक्षरों में लिखा होगा। क्लियर है? अब नंबर 6, टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टैक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। टैक्सॉन क्या है? वैसे जीव जिसका आनुवंशिक संरचना आपस में समान हो। यह वास्तव में रियल मतलब वास्तविक जीवों का एक समूह होता है। क्लियर है? यह वैसे जीवों का समूह होता है जिनकी आनुवंशिक संरचना समान हो। जैसे कि टैक्सॉन में हम लोग ले लेते हैं होमो सेपियंस यानी कि इंसान को, मानव को। तो आदमी जो हो गया, क्या हो गया, वो एक टैक्सॉन हो गया, जिस भी कैटेगरी का रहे। मान लिया स्पीसीज सेपियंस में, तो वहाँ का वो टैक्सॉन है।
जीनस में होमो है तो वहाँ का वो टैक्सोन है, मतलब अकेले की बात कर रहे हैं। लेकिन जब टैक्सा का बात करेंगे तो हम ग्रुप्स ऑफ कैटेगरी का बात करेंगे। जैसे उसका स्पीशीज देखेंगे तो सेपियंस है, जीनस देखेंगे तो होमो है, फैमिली देखेंगे तो होमोनिडी है, और ऑर्डर देखेंगे तो प्राइमेटा है, और क्लास देखेंगे तो ममेलिया, फाइलम देखेंगे तो कॉर्डाटा, किंगडम देखेंगे तो एनिमेलिया। क्लियर है? 7 नंबर, क्या आप वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? जी हाँ जरूर, यदि मैंने अच्छा से पढ़ाई की है तो ऐसा आप अपने आप से बोलिए। क्लियर है? तो बताइए कौन सा सही होगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। देखिए देखिए, याद है तो। देखिए आपका यहाँ पे पहला है जाति यानी स्पीसीज, उसके बाद फिर ऑर्डर आ गया, मतलब उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम। मतलब ये क्या है, इसका सही क्रम नहीं है। उसके बाद है वंश, फिर जाति, ये तो शुरू में ही गलत हो गया। जीनस के बाद स्पीसीज थोड़ी ना आता है, स्पीसीज के बाद जीनस आता है। और लास्ट का ऑप्शन देखते हैं, जाति यानी स्पीसीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। मतलब ये एक रेगुलर क्रम में गया है, जिस क्रम में होता है। तो आपका विकल्प संख्या 100 आपका सही है। नंबर 8, जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्रित कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक से उच्च कोटि के पौधों तथा प्राणियों तथा बैक्टीरिया की स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? हम लोग पढ़े थे जाति का, क्या पढ़े थे हम लोग स्पीसीज के बारे में। शुरू में तो हम लोग स्पीसीज को देखे, स्पीसीज का क्या क्राइटेरिया है, उसको उसका लिमिटेशंस क्या है, ये सब देखे हम लोग। उसके बाद क्या देखे, स्पीसीज में वेराइटीज देखे, सब स्पीसीज देखे, और रेसेस यानी कि नस्लें देखे। तो वो सब तो आपको पढ़ा दिया, बस उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है? अब नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। क्या कह दिया है, पहला है संघ यानी कि फाइलम, दूसरा है वर्ग यानी कि क्लास, तीसरा है गण, नहीं तीसरा है कुल, कुल यानी कि फैमिली, नंबर 4 गण यानी कि ऑर्डर, नंबर 5 वंश यानी कि जीनस। आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सब कुछ लिखवा दिए हैं हम, बस हिंदी और इंग्लिश का कंफ्यूज मत होइएगा। फाइलम होता है संघ। अब नंबर 10 देखते हैं, जीव के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है, यह कल ही खत्म हुआ है, तो आप वहीं से देख लीजिएगा इसको। नंबर 11, पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकी पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। आदमी का ही हम बता देते हैं, जैसे अच्छा मैं इसका एक स्लाइड लगा दूंगा इसका आंसर के लिए, तो आप वहाँ से रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी और नेक्स्ट मैं और अच्छे से मैं अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब ऑब्जेक्टिव भी करवाऊँगा मैं कम से कम 40-50। उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, शॉर्ट टाइप्स के, लॉन्ग टाइप्स के, और एम्स का क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊँगा। क्लियर है? तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए और पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।